नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि हमारे इस विशाल दुनिया में कुछ ऐसी जगहें और परंपराएं हैं जो किसी रहस्यमयी कहानी या दिलचस्प ड्रामे से कम नहीं लगती। आज हम आपको एक ऐसे ही अद्भुत सफर पर ले जा रहे हैं जहां हकीकत और कल्पना के बीच की दीवारें टूट जाती हैं। असली दुनिया के दरवाजे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की यह अनोखी और भावुक यात्रा आपको भीतर तक हैरान कर देगी। जापान के बारे में 15 चौंकाने वाले तथ्य और विश्वास न करने योग्य अजीबोगरीब कहानियां। यात्रा डॉक्यूमेंट्री नंबर 15। जापान का अनोखा पेशा, यात्रियों को अंदर धकेलने वाले कर्मचारी। टोक्यो की सुबह की भीड़ भाड़ में एक ऐसा पेशा देखने को मिलता है जो दुनिया में शायद ही कहीं और हो। ये हैं ओशिया, यानी यात्रियों को अंदर धकेलने वाले कर्मचारी। घड़ी की सुई की तरह सटीक चलने वाली ट्रेनों में स्टेडियम जैसी खचाखच भर जाने वाली भीड़ को अनुशासन के साथ ट्रेन में चढ़ाने के लिए ये पेशा बनाया गया है। साफ सुथरे सूट और सफ़ेद दस्ताने पहने ये लोग यात्रियों को ज़बरदस्ती नहीं बल्कि बहुत ही देखभाल और सम्मान के साथ अंदर धकेलते हैं। वे बारीकी से ध्यान रखते हैं कि किसी का बैग या सामान न फंसे, और जब सब सुरक्षित रूप से चढ़ जाते हैं तो वे विनम्रतापूर्वक झुककर प्रणाम भी करते हैं। ये जापान का एक अनोखा दृश्य है जहां अनुशासन और शिष्टाचार का एकदम सही तालमेल दिखता है। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यात्रियों की भीड़ का अनुमान लगा रहा है। ट्रेनों की लंबाई बढ़ाई जा रही है और दरवाजे ज़्यादा खोले जा रहे हैं, जिससे ये सिस्टम बदल रहा है। लेकिन शिंजुकू जैसे विशालकाय जंक्शनों पर आज भी ओशिया की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। दुनिया के इस सबसे व्यस्त स्टेशन से हर दिन 3.5 करोड़ से ज़्यादा यात्री गुजरते हैं। नंबर 14। जिस द्वीप पर महिलाओं का जाना मना है। पृथ्वी पर सबसे खास जगहों में से एक यहाँ छिपी हुई है। ये क्यूशू के तट के पास स्थित एक छोटा सा द्वीप है, ओकिनोशिमा। इसका क्षेत्रफल मात्र 0.3 वर्ग मील, लगभग 78 हेक्टेयर है। लेकिन इस द्वीप को 2017 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात वो नियम है कि आज भी महिलाएं यहाँ कदम नहीं रख सकती। 21वीं सदी में भी ये द्वीप प्राचीन शिंटो परंपराओं को निभाते हुए आधी आबादी को बाहर रखता है। यदि किसी पुरुष को इस द्वीप पर जाना है तो उसे सबसे पहले ठंडे समुद्र के पानी में स्नान करके खुद को पवित्र करना होता है, और लौटने के बाद वो एक गुप्त शपथ लेता है कि उसने वहाँ जो कुछ भी देखा उसे वो किसी को नहीं बताएगा। यहाँ चीन, फारस और कोरियाई प्रायद्वीप से लाई गई 80,000 से अधिक कलाकृतियाँ मिली हैं, जो इसे दुनिया भर में एक अमूल्य पुरातात्विक खजाना बनाती है। हालांकि बहुत से जापानी लोग भी जीवन भर में एक बार भी यहाँ नहीं जा पाते। हर साल केवल 27 मई को एक ही दिन के लिए लगभग 200 पुरुषों को यहाँ के पवित्र अनुष्ठान में भाग लेने की अनुमति मिलती है। बाकी 364 दिन ओकिनोशिमा पूरी तरह से सील रहता है और प्राचीन अनुष्ठानों द्वारा इसकी रक्षा की जाती है। ये आधुनिक दुनिया में एक दुर्लभ और रहस्यमयी द्वीप है। नंबर 13। जापानी महिलाओं की अनोखी डेटिंग संस्कृति। जापान की डेटिंग संस्कृति में कुछ ऐसी परंपराएं और आदतें हैं जो विदेशियों को हैरान कर सकती हैं। कई कार्यस्थलों पर महिलाओं को एक ऊंचे स्वर वाली कावई वॉइस का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे प्यारी और स्त्रीण लगे। घरों में एक और अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। जब वे बाहर खाना खाने जाते हैं तो आमतौर पर महिलाएं ही बिल चुकाती हैं। इसका कारण यह है कि कई पुरुष अपना पूरा वेतन अपनी पत्नियों को सौंप देते हैं और महिलाएं ही घर की आर्थिक प्रबंधक होती हैं। प्यार का इजहार भी बहुत अनोखे तरीके से होता है। प्रेमी महीने में केवल 1 या 2 बार मिलते हैं और अक्सर संपर्क भी नहीं करते। एक दूसरे के निजी स्पेस का सम्मान करना और काम व निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना ही उनके प्यार करने का तरीका है। वैलेंटाइन डे भी बिल्कुल उल्टा होता है। जापान में महिलाएं पहले पुरुषों को चॉकलेट उपहार में देती हैं। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। गिरी चौको, फर्ज वाली चॉकलेट जो दोस्तों और सहकर्मियों को दी जाती है, और हुनमेई चोको जो किसी खास इंसान को घर में बनाकर दी जाती है। 1 महीने बाद 14 मार्च को
व्हाइट डे पर पुरुष बदले में उपहार देकर अपना प्यार जताते हैं। नंबर 12, जापान के खास गांव। भविष्य के शहर टोक्यो और पारंपरिक क्योटो के पार कुछ ऐसे अनोखे गांव हैं जो दुनिया को हैरान कर देते हैं। शिकोकू द्वीप पर नागोरो गांव में केवल कुछ दर्जन निवासी ही बचे हैं, लेकिन यहाँ की सड़कें 350 से अधिक आदमकद गुड़ियों से भरी हुई हैं। ये गुड़ियाँ उन निवासियों की याद में बनाई गई हैं जिनका निधन हो गया है या जो गांव छोड़ चुके हैं। इन्हें स्कूल की कक्षाओं, पार्कों और बस स्टॉप पर रखा गया है। यहाँ से गुजरते हुए एक डरावने लेकिन बेहद आकर्षक माहौल के बीच आप जापान की यादों और ग्रामीण जीवन के प्रति उनके गहरे लगाव को महसूस कर सकते हैं। उत्तर में मियागी प्रांत में जाओ फॉक्स विलेज है, लोमड़ी का गांव। यहाँ जंगल में बाड़ के भीतर 100 से अधिक लोमड़ियाँ स्वतंत्र रूप से घूमती और रहती हैं। शिंतो मान्यताओं में लोमड़ी यानी कित्सुने को कृषि के देवता इनारी का दूत माना जाता है। यात्री लोमड़ियों के बीच चल सकते हैं, उन्हें खाना खिला सकते हैं और प्रकृति व आस्था के संगम का एक अनूठा अनुभव ले सकते हैं। इसके अलावा नागानो के जिगोकुडानी मंकी पार्क में आप प्रकृति को इंसानों की नकल करते देख सकते हैं। यहाँ बर्फ से ढके गर्म पानी के झरनों में बंदर इंसानों की तरह नहाते नजर आते हैं। बहुत से जापानी इसे जीवन के सद्भाव के प्रतीक के रूप में देखते हैं और मानते हैं कि जानवरों को भी शांति और आराम पाने का पूरा अधिकार है। नंबर 10, दुनिया का सबसे कठिन संचार। कई विदेशियों को जापान में झुककर अभिवादन करना बस शरीर को आगे झुकाने जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में यह झुकना कई अर्थों के साथ संवाद का एक बहुत ही बारीक तरीका है। मोटे तौर पर इसके 3 प्रकार होते हैं। हल्के अभिवादन के लिए 15 डिग्री का झुकाव, कार्यस्थल पर सम्मान दिखाने के लिए 30 डिग्री का झुकाव और माफ़ी या गहरी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए 45 डिग्री का गहरा झुकाव। यदि आप गलत कोण का उपयोग करते हैं तो इसे अशिष्ट माना जा सकता है। हर छोटी बात मायने रखती है। आपके झुकने की गति, आपकी कमर कितनी सीधी है और यहाँ तक कि आपकी आंखें कहाँ देख रही हैं। जापानी शिष्टाचार में ये सभी गतिविधियाँ उनकी सांस्कृतिक सटीकता का हिस्सा मानी जाती हैं। कुछ कंपनियां तो सेंसर का भी उपयोग करती हैं ताकि अपने कर्मचारियों के झुकने के कोण को माप सकें और ये सुनिश्चित कर सकें कि ग्राहकों का एकदम सही तरीके से स्वागत हो। और ये केवल इंसानों तक सीमित नहीं है। कुछ होटलों और शॉपिंग सेंटरों में रोबोटों को भी सटीक रूप से झुकने के लिए प्रोग्राम किया गया है, जो जापान की इस प्रतिष्ठित परंपरा की हूबहू नकल करते हैं। नंबर 10, $3000 लेकर जापान छोड़ने की व्यवस्था। जापान की इमिग्रेशन नीति दुनिया की सबसे हैरान करने वाली नीतियों में से एक है। ये सच है कि सरकार विदेशियों को जापान छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते वास्तव में पैसे देती है, जबकि अधिकांश देश शरणार्थियों की सहायता पर भारी रकम खर्च करते हैं। जापान, जो शरणार्थियों के लिए सबसे कठिन देशों में से एक है, ने एक अलग रास्ता चुना है। जिन लोगों का शरणार्थी आवेदन खारिज कर दिया जाता है, उन्हें स्वेच्छा से अपने देश लौटने पर $2000 से $3000 तक दिए जाते हैं। टोक्यो में रहने की भारी लागत की तुलना में ये एक छोटी रकम लग सकती है, लेकिन ये अवैध रूप से रहने के बजाय शांतिपूर्ण वापसी को प्रोत्साहित करने वाले एक इनाम की तरह काम करती है। वास्तव में जापान हर साल शरणार्थी आवेदनों में से केवल 0.5% से 1% को ही मंजूरी देता है, जो विकसित देशों में सबसे कम है। कुछ सालों में 10,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, लेकिन केवल कुछ दर्जन ही स्वीकृत किए गए। ये तथाकथित पैसे लेकर चले जाओ प्रणाली दुनिया की सबसे अजीब इमिग्रेशन नीतियों में से एक मानी जाती है। इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि सरकार इस प्रणाली को मानवीय सहायता बताती है। उनका कहना है कि ये लोगों को उनके गृह देश लौटने और समाज में फिर से बसने में मदद करने के लिए है। नंबर, स्नेह और अपनापन बेचने वाला कैफे। टोक्यो के अकिहाबारा की नियन रोशनी के नीचे एक बल्कि देखभाल और ध्यान पाने का अनुभव खरीदते हैं। महिला कर्मचारी मेड की पोशाक पहनती हैं और ग्राहकों को मालिक या राजकुमारी कहकर बुलाती हैं और बहुत ही मीठी व ऊंची आवाज में उनसे प्यार से बात करती हैं। अतिरिक्त पैसे देकर आप एक स्नेह पैकेज चुन सकते हैं, जिसमें कर्मचारी का आपसे आंखें मिलाना या प्यार से आपके बालों को सहलाना शामिल है।
लेकिन इससे आगे कोई सीमा नहीं लांघी जाती। वास्तव में जापान में एक बहुत बड़ा उद्योग है जो घंटे के हिसाब से स्नेह और अपनापन बेचता है। इसमें मेड कैफ़े और होस्ट कैफ़े के साथ साथ ऐसी सेवाएं आप किसी को बस अपने बगल में लेटने के लिए भी किराए पर ले सकते हैं। जापानी समाज में जहां अकेले रहने वाले युवाओं की तादाद बहुत ज़्यादा है, इन जगहों को एक तरह का भावनात्मक इलाज माना जाता है। किसी का ध्यान पाना और देखभाल महसूस करना ही अपने आप में एक बड़ा सुकून है। ख़ास तौर पर मेड कैफ़े के प्यारे प्यारे रिवाज बहुत आकर्षक होते हैं, जैसे कर्मचारियों का खाने के ऊपर केचप से दिल बनाना या मोए मोए क्यून जैसा जादुई मंत्र पढ़ना, जिससे ग्राहकों को लगे कि खाना और भी स्वादिष्ट हो गया है। नंबर 8, दुनिया का सबसे छोटा होटल। इसने दुनिया को लग्जरी का एकदम उल्टा रूप दिखाया है। वो है कैप्सूल होटल। हर कमरा केवल 2 मीटर चौड़ा होता है, जिसमें लेटकर एक छोटा दीवार वाला टीवी देखने और अपना थोड़ा बहुत सामान रखने भर की जगह होती है। बाहर से देखने पर ये मधुमक्खी के छत्ते जैसा लगता है और अंदर जाने पर ऐसा महसूस होता है मानो आप भविष्य के किसी अंतरिक्ष यान में बैठ गए हों। पहला कैप्सूल होटल 1979 में ओसाका में खुला था और आज ये जापान के शहरों की पहचान बन गया है। शुरुआत में इसे उन ऑफिस जाने वालों के लिए बनाया गया था जिनकी आखिरी ट्रेन छूट जाती थी, लेकिन जल्द ही ये विदेशी यात्रियों के लिए एक ऐसा अनुभव बन गया जिसे किए बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। ये न केवल सस्ता है बल्कि चौंकाने वाली सुविधाओं से लैस है। आधुनिक साजा स्नानघर, लाउंज, सुरक्षित लॉकर और यहाँ तक कि एक गेम रूम या छोटी लाइब्रेरी भी इस छोटी सी जगह में मौजूद होती है। हाल ही में कैप्सूल होटलों ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। लग्जरी कैप्सूल कहलाने वाले इन उन्नत कमरों में टच सेंसिटिव लाइटिंग, पर्सनल एयर प्यूरिफायर, साउंड प्रूफ स्लाइडिंग डोर और मेमोरी फोम गद्दे होते हैं, जो एक छोटे से डिब्बे के अंदर किसी 5 सितारा होटल जैसी सुख सुविधा देते हैं। नंबर 7, जापान का हवाई। जब जापान के समुद्र तटों की बात आती है तो सबसे पहले ओकिनावा का नाम दिमाग में आता है। जापान का हवाई कहे जाने वाले इस स्थान पर आप एमरल्ड बीच के पन्ना जैसे हरे पानी में तैर सकते हैं और दुनिया के सबसे बड़े एक्वेरियम में से एक ओकिनावा चुराओमी एक्वेरियम में आप अपने सिर के ठीक ऊपर तैरती विशालकाय व्हेल शार्क का शानदार नज़ारा देख सकते हैं। राजधानी नाहा में नमिनो बीच है, जो अपनी अनोखी जगह के लिए मशहूर है। ये एक बहुत बड़े पुल के ठीक नीचे स्थित है। हालांकि ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये दुनिया की उन दुर्लभ जगहों में से एक है जहां आप पीछे खड़ी आधुनिक गगनचुंबी इमारतों को देखते हुए समुद्र के पानी में तैरने का मजा ले सकते हैं। नंबर 6, कोंडोई बीच और जापान के नो डांसिंग क्लब। टाकेटोमी द्वीप के कोंडोई बीच पर जाने पर आपको मुलायम सफ़ेद रेत और उथला साफ पानी मिलेगा। ये रयोकू संस्कृति की सदियों पुरानी परंपराओं को महसूस करने का एक रास्ता भी है। आप पत्थर से बने रास्तों पर जल भैंसों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी में सफ़र कर सकते हैं या संशिन नामक पारंपरिक तार वाले वाद्य यंत्र की धुनों का आनंद ले सकते हैं। पास ही मियाको द्वीप पर योनाहा माएहामा बीच है, जिसे जापान के सबसे खूबसूरत समुद्र तटों में से एक माना जाता है, जहां आप लाल रंग में रंगते सूर्यास्त के बीच कयाकिंग या स्नॉर्कलिंग का आनंद ले सकते हैं। और दक्षिण में जाने पर हातेरोमा द्वीप का निशिहामा बीच एक अलग ही जादू बिखेरता है। यहाँ जापान का सबसे साफ और अंधेरा आसमान दिखता है, जो बिना प्रकाश प्रदूषण के तारे देखने का स्वर्ग है। लेकिन जापान की नाइट लाइफ में एक अजीबोगरीब कहानी भी जुड़ी है। नियन रोशनी से जगमगाते टोक्यो के क्लब, जहां इलेक्ट्रॉनिक संगीत गूंजता है और डीजे आधी रात में भीड़ को नचाता है। लेकिन क्या हो अगर आपको अचानक नाचने से रोक दिया जाए? 1948 में बने एक कानून फुई जूहो के तहत आधी रात के बाद नाचना गैर कानूनी था। यह कानून क्लबों में अनैतिक व्यवहार को रोकने के लिए बनाया गया था। पुलिस कभी भी छापा मार सकती थी और मालिकों पर जुर्माना लगा सकती थी। नतीजतन कई क्लब ऐसी जगहों में बदल गए जहां लोग केवल शराब पीते और संगीत सुनते थे, जो विदेशी यात्रियों के लिए एक बड़ा अजीब अनुभव था। हालांकि 2015 में इस कानून को हटा दिया गया था, लेकिन अभी भी कुछ मालिक बहुत सावधानी से काम करते हैं।
इसलिए ओसाका या टोक्यो में आपको आधी रात के बाद ऐसे डांस फ्लोर मिल सकते हैं जहां संगीत तो बज रहा है लेकिन वो पूरी तरह से खाली है। नंबर 5, टोक्यो, दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर। जापान में भी टोक्यो को दुनिया का सबसे सुरक्षित महानगर माना जाता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि लगभग 4 करोड़ की आबादी वाले इस शहर में यदि आप अपना बटुआ किसी बेंच पर भूल जाते हैं तो घंटों बाद भी वो आपको वहीं सुरक्षित मिल सकता है। बेहद कम अपराध दर, अत्याधुनिक सुरक्षा और आपसी सम्मान की गहरी संस्कृति ने टोक्यो को एक ऐसा चमत्कारी शहर बना दिया है जैसा दुनिया में कहीं और नहीं है। लेकिन इसका असली जादू सूरज ढलने के बाद शुरू होता है। रात होते ही टोक्यो एक अलग ही दुनिया में बदल जाता है। शिंजुकू और शिबुया की नियन लाइटें दिन की तरह चमकती हैं और हजारों लोग दुनिया के सबसे व्यस्त क्रॉसिंग को एक साथ पार करते हैं। तंग योकोचो गलियों में इज़ाकाया पूरी तरह भरे होते हैं जहां दिन भर की थकान मिटाते हुए लोग साके और याकिटोरी का आनंद लेते हैं। शहर के बीचों बीच लेट नाइट सिनेमा घर, 24 घंटे चलने वाले कराओके और ऐसे छोटे बार हैं जहां केवल 5-6 लोग ही बैठ सकते हैं और जहां अजनबी पल भर में दोस्त बन जाते हैं। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि महिलाएं आधी रात को भी अकेले चलने में बिल्कुल सुरक्षित महसूस करती हैं। दुनिया के बड़े शहरों में ये सच में एक बहुत दुर्लभ बात है। गोल्डन गाई जैसी जगहों पर 200 से अधिक माइक्रो बार हैं जिनमें से हर एक का अपना अनूठा माहौल है, पुराने जैज संगीत से लेकर फिल्म थीम वाली सजावट तक। टोक्यो की रातें हर बार एक नया सरप्राइज देती हैं और सुरक्षा व अंतहीन मनोरंजन का ये तालमेल टोक्यो को वास्तव में एक बेजोड़ शहर बनाता है। नंबर 4, बात सिर्फ टोक्यो तक सीमित नहीं है। जापान को सही मायने में समझने के लिए आपको आधुनिक टोक्यो और उष्णकटिबंधीय ओकिनावा से आगे क्योटो और कंसाई क्षेत्र में जाना होगा। इस जगह पर 1000 साल पुरानी संस्कृति आज भी सांस लेती है, जहां आप फुशीमी इनारी श्राइन के अंतहीन लाल टोरी गेट, अराशियामा के हरे भरे बांस के जंगल और जियोन की रातों में किमोनो पहने घूमती रहस्यमय गीशा को देख सकते हैं। पास ही ओसाका एकदम विपरीत ऊर्जा से भरा हुआ है। नियन से जगमगाती डोटोनबोरी की सड़कें, खाने के अंतहीन स्टॉल और रात भर न रुकने वाला मनोरंजन यहां आपका इंतजार करता है। कंसाई से उत्तर की ओर जाएं तो बर्फ और अछूते प्राकृतिक सौंदर्य की भूमि होक्काइडो बाहें फैलाए मिलती है। सर्दियों में सापोरो स्नो फेस्टिवल शहर को बर्फ की मूर्तियों वाले एक विशाल पार्क में बदल देता है और गर्मियों में फुरानों के लेवेंडर के खेत बैंगनी रंग की चादर ओढ़ लेते हैं। यूनेस्को विश्व प्राकृतिक धरोहर शिरेटोको नेशनल पार्क में आप उस जंगलीपन को करीब से देख सकते हैं जहां भूरे भालू और वेल आज भी आज़ादी से घूमते हैं। और भी दक्षिण में क्यूशु अपने गर्म पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध है। बेप्पू और यूफिन को हॉट स्प्रिंग का स्वर्ग कहा जाता है, जहां गलियों में हमेशा भाप उठती रहती है। कुमामोटो में दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखियों में से एक माउंट एसो स्थित है। कागोशिमा का साकुराजिमा ज्वालामुखी आज भी आग उगलता है। यदि आप इतिहास के पन्ने पलटना चाहते हैं तो आपको चुगोकू क्षेत्र का दौरा करना चाहिए। पीस पार्क और एटॉमिक बॉम्ब म्यूजियम मानवता के सबसे काले और दर्दनाक पलों की याद दिलाते हैं। नाव से थोड़ा आगे जाने पर मियाजिमा द्वीप का लाल टोरी गेट समुद्र पर तैरता हुआ दिखाई देता है, जो एक बेहद जादुई नज़ारा है। ओकायामा का कोराकुएन गार्डन मन को शांत कर देने वाली सुंदरता से भरा है, जबकि टोटोरी के रेगिस्तान जैसे रेत के टीले एक ऐसा अनूठा दृश्य पेश करते हैं जो जापान में आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। नंबर 3, विश्व स्तरीय त्योहार। हर साल जुलाई में क्योटो का गियोन मात्सुरी पूरे महीने के लिए शहर की काया पलट देता है। 24 मीटर से अधिक ऊंचे और 12 टन वजनी विशालकाय रथ तंग गलियों से होकर गुजरते हैं। चलते फिरते कला संग्रहालय कहे जाने वाले इन रथों को महंगे कपड़ों और बेहतरीन कढ़ाई से सजाया जाता है और हैरानी की बात यह है कि ये पूरी तरह से हाथ से केवल रस्सियों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। जुलाई के अंत में ओसाका का तेंजिन मात्सुरी शहर को रोशन कर देता है। दिन में एक पवित्र जुलूस सड़कों पर निकलता है और रात में सैकड़ों जगमगाती नावें
नदी की छाती चीरते हुए आगे बढ़ती हैं, जबकि आतिशबाजी आसमान को रंगों से भर देती है। नाव पर चढ़ने से पहले सभी को शुद्धिकरण की रस्म निभानी होती है, जो धर्म और उत्सव का एक अनूठा संगम है। वसंत ऋतु में पूरा जापान चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल यानी हनामी के खुमार में डूब जाता है। लेकिन ये सिर्फ तस्वीरें खींचने का कोई आम कार्यक्रम नहीं है। लोग चेरी ब्लॉसम के पेड़ों के नीचे अपनी चटाइयाँ बिछाते हैं, साके पीते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और दिल खोलकर मस्ती करते हैं। ये परंपरा 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जिसकी शुरुआत शाही दरबार से हुई थी और बाद में ये पूरे समाज में घुल मिल गई। आज भी ये उन दुर्लभ पलों में से एक है जब जापानी लोग वास्तव में अपने दिल का बोझ उतारकर आनंद लेते हैं। सर्दियों में होक्काइडो का सप्पोरो स्नो फेस्टिवल शहर को बर्फ की परिकथा जैसी दुनिया में बदल देता है। हर साल फरवरी में बर्फ की 400 से अधिक मूर्तियां बनाई जाती हैं, जिनमें से कुछ 15 मीटर तक ऊंची होती हैं, एक 4 मंजिला इमारत के बराबर। दुनिया भर से लाखों लोग इस जादुई दुनिया को देखने आते हैं। एक कम ज्ञात तथ्य ये है कि जापानी सेना इन बर्फ की कलाकृतियों को पिघलने से बचाने के लिए विशेष कूलिंग मशीन का उपयोग करने में मदद करती है। नंबर 2, $500 का चौकोर तरबूज और खास भोजन। जापानी भोजन अनगिनत आश्चर्यों से भरा है। इसका एक प्रमुख उदाहरण है चौकोर तरबूज। 1960 के दशक से किसान तरबूजों को एक साँचे में रखकर उन्हें चौकोर आकार में उगाते आ रहे हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इन तरबूजों को शायद ही कभी खाया जाता है। इसके बजाय उन्हें महंगे उपहारों या घर सजाने की वस्तुओं के रूप में बेचा जाता है और इनकी कीमत सैकड़ों डॉलर तक हो सकती है। इन्हें फल नहीं बल्कि किसी कलाकृति की तरह माना जाता है। बेशक जापानी खाने की बात हो और सुशी का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पारंपरिक सुशी ताज़ी मछली और चावल के साथ बहुत ही सादगी से बनाई जाती है, जो अमेरिका में मिलने वाले मेयोनेज़ से भरे मोटे रोल से बिल्कुल अलग होती है। रेमन नूडल्स भी हर क्षेत्र में अपना रंग बदलता है। होक्काइडो का मिसो रेमन, फुकुओका का गाढ़ा टोनकोत्सु रेमन और टोक्यो का सोया सॉस रेमन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। टेम्पुरा हवा की तरह हल्का होता है और ओकोनोमियाकी, जिसे जापानी पिज्ज़ा कहा जाता है, मीठे और नमकीन सॉस के साथ मोटा और कुरकुरा सेका जाता है। जापानी भोजन केवल स्वाद से कहीं बढ़कर एक जीती जागती कला है। रेस्टोरेंट शोकुहिन सैंपल नामक नकली भोजन प्रदर्शित करते हैं, जो इतने असली दिखते हैं कि लोग उन्हें शौक से जमा करते हैं। पश्चिमी देशों के विपरीत यहाँ नूडल्स को आवाज़ करते हुए खाना अच्छा शिष्टाचार माना जाता है और आपको रेमन वेंडिंग मशीन या एनिमे किरदारों के आकार के लंच बॉक्स बेंटो आसानी से मिल जाएंगे। शास्त्रीय संगीत सुनाकर पाले गए वाग्यू बीफ से लेकर $500 के खरबूजे तक, जापान ने भोजन को एक विशाल सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया है। नंबर 1, 2026 में जापान में जीवन यापन की लागत। विकसित देश होने के बावजूद जापान में जीवन यापन की लागत अमेरिका या पश्चिमी यूरोप के प्रमुख शहरों की तुलना में 30% से 40% कम है। टोक्यो में एक सिंगल रूम अपार्टमेंट का मासिक किराया लगभग $600 से $1000 के बीच होता है, जबकि फुकुओका या साप्पोरो जैसे छोटे और मध्यम आकार के शहरों में यह $400 से $700 में मिल सकता है। बिजली, पानी, गैस और इंटरनेट सहित बिल लगभग $100 से $150 प्रति माह आते हैं। बाहर खाना भी जेब पर भारी नहीं पड़ता। एक साधारण रेस्टोरेंट में दोपहर के भोजन की कीमत $6 से $10 और रात के खाने की कीमत लगभग $15 होती है। यदि आप घर पर खाना बनाते हैं तो एक महीने के राशन का खर्च लगभग $250 से $300 आता है। सार्वजनिक परिवहन बेहद साफ और भरोसेमंद है और असीमित सबवे पास की कीमत शहर के अनुसार अलग अलग होती है, लेकिन ये प्रति माह लगभग $80 से $120 तक होती है। टैक्सियाँ बहुत महंगी हैं, लेकिन यदि आप स्टेशन के पास रहते हैं तो आपको शायद ही कभी इनकी आवश्यकता होगी। अन्य खर्च भी काफ़ी वाजिब हैं। जिम का खर्च प्रति माह $40 से $60 है और दंत चिकित्सक की जांच विदेशी मानकों के आधार पर लगभग $80 होती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा के कारण लंबी अवधि की देखभाल बहुत किफ़ायती हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो कृपया लाइक बटन दबाएं
और भविष्य में ऐसे ही रोमांचक वीडियो मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और भी बेहतरीन सामग्री बनाने की ताकत देता है। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे अगले वीडियो को ज़रूर देखें। हमें पूरा यकीन है कि आपको वो भी बहुत पसंद आएगा। अगली बार हम किस देश की सैर करें, ये हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि जापान के इस अद्भुत सफ़र और वहाँ की गहराई ने आपको ज़रूर रोमांचित किया होगा। ऐसे ही और अनसुनी, अनकही और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ये था असली दुनिया के दरवाजे, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के सबसे दिलचस्प और अनछुए पहलू। अपना ख्याल रखें और हम जल्द ही एक नई यात्रा पर फिर मिलेंगे।